जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शोभित प्रयाग गुरुकुल ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के अगले भाग की। अगले भाग का अर्थात हम लोगों ने दो पार्ट देख लिया है। एक पार्ट में हम लोगों ने काहे की चर्चा की, एक पार्ट में हम लोगों ने मुख की चर्चा की और साथ ही साथ उसमें यकृत की चर्चा की कि कैसे लार ग्रंथियाँ आती हैं, भोजन को तरल या द्रवित करती हैं या नम करती हैं और उसके बाद कैसे यकृत में पहुंचता है। दूसरे भाग में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे आप भोजन ग्रहण करते हो और उसके बाद कैसे इंटरनल सिस्टम होता है, कैसे अमाशय में क्या क्रिया होती है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पक्वाशय की, उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत की। तो जी हाँ, एकदम आराम से समझना है आप सबको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम आराम से चीज़ों को समझना है। बहुत ही आसान है और क्लास में ही याद होने वाला है और रेलवे की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, जरूर बनेगा, श्योर बनेगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है पक्वाशय। ए भाई, एक बात तो जान लो कि पक्वाशय की जो आकार होता है वो सी आकार का होता है। कैसे होता है पक्वाशय? सी आकार का होता है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जो अमाशय में जब भोजन आप खाए, मुंह में डाले, दांतों से आपने कूचा, तो यहाँ पर ग्रसनी होती है जिसका कार्य पचाना नहीं होता, केवल मुख से अमाशय तक भोजन को ले जाना होता है। तो जब ग्रसनी के माध्यम से, ग्रसनी कैसी होती है? पाइप नुमा संरचना होती है। जब ग्रसनी के माध्यम से अमाशय तक भोजन जाता है तो अब अमाशय में जठर रस वगैरह निकलता है जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, भोजन अम्लीय रूप में पाचन होता है। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब बात करते हैं पक्वाशय की। पक्वाशय में जो अधपचा भोजन पहुंचता है, अमाशय में जो अधपचा भोजन होता है वो कहाँ जाता है? पक्वाशय में जाता है। खाना खाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारा खाना एक ही बार में पक जाएगा, उसका नया नया अपना सिस्टम होगा, तंत्र होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टेप में सारा खाना पचने वाला है, ऐसा तो है नहीं। और खाने की वैरायटी अलग अलग, तो इसका मतलब अलग अलग जगहों पे पचेगा। जैसे कि यकृत के पास में कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पे प्रोटीन था अमाशय के लिए। अब यहाँ देखते हैं किसका पाचन होता है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, एकदम सरल है, क्लास में ही याद होने वाला है। एकदम ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जी हाँ, बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए तो जरूर शेयर करते रहिए और थम्स अप करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं पक्वाशय की। पक्वाशय क्या है? तो देखो भाई, सी आकार की थैली होती है। परीक्षा में अगर पूछे कि पक्वाशय का आकार कैसा होता है तो सी आकार का थैलीनुमा संरचना होता है। किस आकार का? सी फॉर कैट, कैट आकार का थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है। अमाशय के बाद जो भोजन बचा हुआ, जो अधपचा भोजन होता है, कैसा भोजन? अधपचा भोजन। बात ध्यान से समझना, एक एक चीज इसी क्लास में याद करना है, बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि पाचन का तीनों पार्ट आप देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको रेलवे की सारी परीक्षाओं में वहां से कुछ ना कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है। कहाँ कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है, भोजन कहाँ पचता है, अमाशय का क्या कार्य है, पक्वाशय का क्या कार्य है, यकृत का क्या कार्य है, दंत का क्या कार्य है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को देखेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पक्वाशय। सी आकार की थैलीनुमा संरचना होती है और जो अमाशय में अधपचा भोजन होता है वो कहाँ आता है? पक्वाशय में। कहाँ आता है? पक्वाशय में। जो अमाशय में अधपचा भोजन होता है वो कहाँ आता है? पक्वाशय में। अगर पक्वाशय को सामान्यतः हम लोग छोटी आंत का नाम सुना है, 7 से मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर? 7 मीटर। तो छोटी आंत का ऊपरी सिरा भी कह सकते हैं। छोटी आंत के ऊपरी सिरे को हम लोग पक्वाशय कह सकते हैं या कहते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए कि जो पक्वाशय है, यह भोजन जब जैसे ही पक्वाशय में पहुंचता है, या कह सकते हैं कि जैसे तुमने खाना खाया, अमाशय तक की क्रिया कंफर्म हो गई। अमाशय तक की क्रिया यदि आपको देखनी है, आप दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। जब अमाशय तक की क्रिया कंप्लीट हो गई तो उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? पक्वाशय में। जैसे ही भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो याद करिए, जो यकृत से पित्त रस निकलता था वो भोजन से आकर मिल जाता है और भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। तो बात समझ में आई? देखो,
खाना खाए, दांतों से कुचलना प्रारंभ हुआ, ग्रसनी द्वारा कहाँ पहुंचा, अमाशय में, अमाशय से भोजन जैसे ही निकला कहाँ के लिए, पक्वाशय के लिए। तो पक्वाशय में पहुंचते ही इसमें यकृत से एक पित्तरस निकलता था, याद करो, जो कि क्षारीय होता था, और यकृत से निकलने वाला पित्तरस इस भोजन से मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। तो एक बात याद रखना कि पक्वाशय में क्षारीय भोजन को कौन बनाता है, या भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो पित्त रस बनाता है। और ये पित्त रस निकलता कहाँ से है, यकृत से निकलता है। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, और यह भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो बात समझे, एकदम लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रेलवे की परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करना है और धुआं धुआं कर देना है एक एक प्रश्नों को। जी बिल्कुल, जो विज्ञान के जितने भी वहां से प्रश्न आने वाले हैं उसको एकदम निचोड़ के रख देना है, नींबू की तरह एकदम निचोड़ के रख देना है, गन्ने की रस की तरह एकदम निचोड़ के रख देना है। जो भी विज्ञान के प्रश्न रेलवे की परीक्षा में आएंगे, इसके लिए यदि आप पूरी प्ले लिस्ट देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है, वहां से आपसे प्रश्न छूटने वाले नहीं है। एक तरफ से सारे प्रश्नों को कराने का प्रयास किया जाएगा, और यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करके अपनी नोट्स ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पक्वाशय। बात पुनः देखते हैं कि अमाशय के बाद जो अधपचा भोजन होता है वो कहाँ जाता है, पक्वाशय में जाता है, और यह सी आकार का होता है। किस आकार का होता है, सी आकार का, सी आकार का, सी आकार का, याद रखिएगा, सी आकार का थैलीनुमा संरचना होता है। और जैसे ही भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो जो यकृत से पित्तरस निकला हुआ होता है, यकृत से पित्तरस नहीं निकलता, वही यकृत का पित्तरस इस भोजन से मिलकर भोजन को क्षारीय बना देता है। और उसके बाद यह छोटी आंत का ऊपरी सिरा होता है। तो जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पक्वाशय समझ में आ गया होगा। पक्वाशय बनने वाले प्रश्न, उसकी संरचना सी आकार की होती है, और पित्तरस उस भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्तरस निकलता कहाँ से, यकृत से निकलता है, और छोटी आंत के ऊपरी सिरा को ही पक्वाशय कहते हैं। और जी हाँ, अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आने वाला है कि छोटी आंत क्या होती है। तो सबसे पहली खास बात की छोटी आंत की जो लंबाई है वो 7 मीटर या तो 22 फीट होती है। कितनी होती है, 7 मीटर या 22 फीट होती है। बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से सुनो, 7 मीटर या 22 फीट छोटी आंत की लंबाई होती है। सोचो तुम्हारे शरीर में इतना लंबा आंत पाया जाता है, ठीक है, 7 मीटर या 22 फीट होती है। और एक बात खास की, इसकी दीवार से आंतरीय रस निकलता है। किससे, आंतरिक ग्रंथि से आंतरीय रस निकलता है। छोटी आंत की दीवारों पर जो आंतरीय ग्रंथियां होती हैं उनसे आंतरीय रस निकलता है। और आंतरीय रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है आंतरीय रस, क्षारीय। और आंतरीय रस का कार्य क्या है, यह भोजन के जो बड़े अणु होते हैं उन अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में शरीर के अवशोषण योग्य बनाता है। कौन, छोटी आंत में आंतरीय रस कहां से निकलता है, छोटी आंत की दीवारों से। बात समझ में आ रही है कि छोटी आंत की दीवारों से आंतरीय रस निकलता है, और यह जो भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करके शरीर के अवशोषण के योग्य बना देता है। बात समझ में आई, क्या होता है आंतरीय रस, आंतरीय रस निकलता कहां से है, छोटी आंत की दीवारों से। एकदम खोपड़ी में धसा लो इस बात को कि आंतरीय रस निकलता कहां से है, छोटी आंत की दीवारों से, भूलेंगे नहीं, ठीक है, छोटी आंत की दीवारों से। और आंतरीय रस का कार्य क्या है, ये जब भोजन खाते हो तो इतना बड़ा बड़ा कौर खाते हो ना तुम लोग, ऐसा तो नहीं वो पच जाएगा, उसको छोटे छोटे कणों में भोजन के शरीर के अवशोषण के योग्य बनाना होता है। तो जब वो भोजन हम लोग करते हैं तो शरीर के अवशोषण के योग्य छोटे छोटे कणों में जो किया जाता है वो आंतरीय रस के माध्यम से किया जाता है। और आंतरीय रस कैसा होता है, यह क्षारीय होता है, और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में शरीर के अवशोषण के योग्य बनाता है। अब बात करते हैं कि आंतरीय रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इरेप्सिन, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टोज और लाइपेस। याद रखिएगा, इरेप्सिन, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टोज और लाइपेस, ये 5 एंजाइम पाए जाते हैं। और प्रतिदिन यदि मनुष्य स्वस्थ है, यदि तुम स्वस्थ हो तो 2 लीटर आंतरिक रस का डेली उत्पादन करते हो। स्वस्थ मनुष्य में 2 लीटर आंतरिक रस डेली बनता है। और इसका कार्य क्या है, आंतरिक रस का, जो भोजन खाते हो ना बड़ा बड़ा कौ ऐसे भर के जल्दी जल्दी, उस कणों को छोटे छोटे अणुओं में शरीर के अवशोषण के योग्य बनाता है। कौन, आंतरिक रस। तो बात समझ में आ गई, छोटी आंत कितनी लंबाई, 7 मीटर या 22 फीट,
दीवार से इसके क्या निकलता है, आंतरीय रस, जो कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करके शरीर के अवशोषण के योग्य बनाता है। 5 एंजाइम कौन कौन से, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टोज और लाइपेज। साथ ही साथ स्वस्थ मनुष्य 2 लीटर रोज आंतरीय रस उत्पन्न करता है। अब पक्वाशय के बाद भोजन सीधा कहां पहुंचता है, छोटी आंत में। जैसा कि आप जानते हो कि पक्वाशय को छोटी आंत का सिरा भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिरे के बाद भोजन कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में। तो खाना खाए सबसे पहले मुख से होते हुए आमाशय, आमाशय के बाद सीधा पक्वाशय और पक्वाशय के बाद छोटी आंत में खाना पहुंचा। तो देखो हम लोग चर्चा करेंगे कहां से, मुख से लेके गुदा द्वार तक की, जहां से भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बात करेंगे छोटी आंत। छोटी आंत आप देख लीजिए लंबाई कितनी, 7 मीटर या 22 फीट। दीवार से आंतरिक रस निकलता है जो कि क्षारीय होता है और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देता है। 5 एंजाइम, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टोज और लाइपेज होता है। साथ ही साथ स्वस्थ मनुष्य 2 लीटर आंतरिक रस का डेली उत्पादन करता है। साथ ही साथ पक्वाशय के बाद भोजन सीधा कहाँ आता है, आंतरिक रस में। अब छोटी आंत के बाद की क्रिया क्या है, तो छोटी आंत के बाद भोजन सीधा पहुंचता है कहाँ, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का बहुत ज्यादा विशेष कार्य तो नहीं है, परंतु देख लेते हैं। बड़ी आंत में भोजन जाता है, छोटी आंत के बाद सीधा भोजन कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जो अवशिष्ट अपचत पदार्थ बचते हैं वो कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं पाचन क्रिया के बाद वो कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में। और यहाँ पर जल का अवशोषण कर लिया जाता है और इसके बाद शेष जो अवशिष्ट रहता है वो मलाशय में चला जाता है। जो शेष बड़ी, देखिए जब आपने छोटी आंत में भोजन को पचाया तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचेंगे ना, वो कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण। तो एक बात याद रखिएगा कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है। और क्या बोलते हैं, शेष जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो शेष अवशिष्ट जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है, वो मलाशय में जाता है और गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई। भोजन से लेके हम लोगों ने गुदा द्वार तक की बात की, जहां से भोजन बाहर निकल जाता है या जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। तो बात ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले मुख से आया ग्रसनी, जो कि एक नली होती है, वहां भोजन का पाचन नहीं होता। अमाशय में पहुंचा, अमाशय के बाद पक्वाशय, पक्वाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत से गुदा द्वार द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये पाचन का तीनों सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अंगूठा लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि अब राशन कार्ड, आधार कार्ड हर जगह अंगूठा लगता है, तो अंगूठा लगाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। मेरी जिम्मेदारी आप तक है ज्ञान को पहुंचाना और आपकी जिम्मेदारी उस ज्ञान को फैलाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।